Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में चैप्टर नंबर 8 है ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जिसमें सेक्शन 124 से 147 तक हम डिफाइन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इन दोनों पार्टीज को दो स्पेसिफिक नेम से बुलाया जाता है. फर्स्ट होता है इंडेमनिटी होल्डर, जिसको कंपनसेशन दी जाती है, और जो दूसरा होता है इंडेमनीफायर होता है, जो कंपनसेशन देता है. इसका जो है मेन पर्पस ये होता है कि फ्यूचर लॉस होने वाला है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना. अब इसके हम कुछ मेन एसेंशियल्स को डिफाइन करते हैं. नंबर फर्स्ट इसका एसेंशियल है कि देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुल पर्पस होना भी ज़रूरी है. वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए, और जो दोनों पार्टीज हैं वो साउंड माइंड होनी चाहिए. और नंबर टू जो है वो ये है कि एक पार्टी जो है उसने प्रॉमिस किया हुआ हो कि वो कंपनसेट करेगी अदर पार्टी को. और तीसरा जो है द लॉस मस्ट बी कास्ट टू इंडेमनिटी होल्डर. इसके लिए ज़रूरी है कि जो इंडेमनिटी होल्डर है उसको कोई लॉस हुआ हो, और जो थर्ड पर्सन है कोई भी आकर क्लेम नहीं कर सकता कंपनसेशन. लॉस मस्ट बी कास्ट बाय द कंडक्ट ऑफ इंडेमनीफायर और एनी अदर पर्सन. जो लॉस उनको हुआ है वो जो है उस इंडेमनीफायर के किसी भी कंडक्ट से हो गया हो, या कोई भी और पर्सन है जिसके कंडक्ट से उनको वो लॉस पहुंचा हो, तो उसको वो फुलफिल करेगा. इसमें जो है एक एक्सेप्शन है कि जो इंडेमनीफायर है वो तब कंपनसेट नहीं करेगा जब लॉस जो है किसी एक्सीडेंट मीन्स के किसी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की वजह से होता है, या फिर लॉस जो है किसी एक्ट ऑफ गॉड मीन्स के नेचुरल फिनोमेना है, कुदरती तरीके से कोई लॉस हुआ है, तब भी वो कंपनसेट नहीं करेगा. चैप्टर 8 ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी 124 सेक्शन जो इसमें डिफाइंड है. पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कास्ट to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. अब इसमें डिफाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है. इसमें बेसिकली ये होता है कि जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है कि अगर कोई भी उसकी वजह से लॉस हो गया, या फिर जो अदर पार्टी है, जो थर्ड पर्सन के एक्ट से कोई भी अगर लॉस हो जाता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो उसको कंपनसेट करेगा. इसमें जो है एक हमने जब जनरल जो है कॉन्ट्रैक्ट जब डिफाइन किया था, तो हमने प्रोमिजी और प्रोमिजर को दो पार्टीज डिफाइन किया था. इसमें जो है नेक्स्ट सेक्शन है 125 राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड. इसमें जो है राइट्स बताए गए हैं इंडेमनिटी होल्डर के इफ ही सूड. What is the right of indemnity holder? The promise in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promiser all damages, all costs, all sums which he paid under the terms of the compromise. इसमें है कि अगर इंडेमनिटी होल्डर पर सू किया जाता है तो जो इंडेमनीफायर है वो लायबिल है उसको कंपनसेट करने का. उस सूट में जो भी उसका खर्चा आ जाएगा, मीन्स कि उसने जो भी डैमेजेस पे किए हैं. डैमेजेस क्या होते हैं? कंपनसेशन होती है जो कोर्ट डिसाइड करती है. उसने वो पे की है. अगर केस कोई दूसरी पार्टी उससे इंजर हो गई थी या किसी का नुकसान हो गया था, तो उसके लिए जो भी उसने अदर पार्टी को कंपनसेट किया था उसको हम डैमेजेस कहेंगे. और उसके बाद नंबर 2 में है जो भी कॉस्ट उस सूट में हो गए हैं, उस सूट की वजह से जो भी उसका खर्चा हुआ है. ज़ाहिर है अगर कोई सूट फाइल हुआ है तो लीगल एडवाइज़र को हायर किया होगा, आने जाने का खर्चा, जो भी केस में सारा खर्चा आ जाएगा वो. और इसमें नंबर 3 में है कि अगर उन दोनों पार्टीज़ ने इंडेमनिटी होल्डर और जो दूसरी पार्टी है जिसका लॉस हो गया है, तो उन्होंने टर्म्स और कंडीशंस डिफाइन करके आपस में कंप्रोमाइज़ किया है, तो उस कंप्रोमाइज़ में जो अमाउंट उन्होंने दिया है, तो सारा जो भी डैमेजेस और जो भी कॉस्ट आ गए हैं सूट के, और जो भी
कंप्रोमाइज में खर्चा आ गया है सारा जो है, तो इंडेमनीफायर जो है लायबल है कंपनसेट करने का। एंड इंडेमनिटी होल्डर इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर, क्योंकि उन दोनों में पहले से ही तय था कि अगर कोई भी ऐसा लॉस हो जाता है वो कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 126, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेप्टर एंड क्रेडिटर। इसमें जो है ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, श्योरिटी कौन होता है, प्रिंसिपल, डेप्टर एंड क्रेडिटर कौन होता है। सो हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि क्रेडिटर कौन होता है। पर्सन हु इज गिविंग द लोन टू अदर पर्सन, जो बंदा किसी दूसरे बंदे को लोन देता है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। नेक्स्ट है श्योरिटी, द पर्सन हु इज गिविंग गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। श्योरिटी जो होता है वो बंदा होता है जो प्रिंसिपल डेप्टर के बिहाफ पर गारंटी देता है। एंड उसके बाद है प्रिंसिपल डेप्टर। प्रिंसिपल डेप्टर वो होता है हु रिसीव द लोन और फॉर whom द गारंटी इज गिवन, जो लोन लेता है और जिसके बिहाफ पर गारंटी दी जाती है वो होता है प्रिंसिपल डेप्टर। सो अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बेसिकली होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर जो श्योरिटी है वो प्रॉमिस करता है उस लायबिलिटी को पूरा करने की। जो प्रिंसिपल डेप्टर है अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो जो श्योरिटी है उसके बिहाफ पर उसकी लायबिलिटी पूरी करेगा। अगर कोई भी थर्ड बंदा ये प्रॉमिस करता है तो उसको हम श्योरिटी कहेंगे और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहेंगे। और जो गारंटी है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टीज आ जाती हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेप्टर एंड क्रेडिटर। नेक्स्ट है आर्टिकल 127, कंसिडरेशन फॉर गारंटी। Anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। इसमें है कि अगर जो श्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेप्टर के बिहाफ पर कोई प्रॉमिस करता है या उसके फ़ायदे के लिए कोई भी काम करता है तो वो इंटाइटल्ड है कंसीडरेशन का। मीन्स कि प्रिंसिपल डेप्टर उसको इसके लिए कंसीडरेशन देगा। नेक्स्ट है सेक्शन 128, श्योरिटीज लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद डेट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो ऐसी है जैसे प्रिंसिपल डेप्टर की है। मीन्स कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर की लायबिलिटी स्टार्ट होती है तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी स्टार्ट होगी। अगर प्रिंसिपल डेप्टर की लायबिलिटी सीज हो जाती है तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी सीज हो जाती है। मीन्स कि श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर दोनों की जॉइंट लायबिलिटी है। उसके बाद है सेक्शन 129, कंटिन्यूइंग गारंटी। A guarantee which extends to a series of transactions is called a continuing guarantee। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, प्रिंसिपल डेप्टर या श्योरिटी जो है वो ट्रांजैक्शन करता है उसमें जो सीरीज हो, मीन्स सीरीज ऑफ मंथ्स, वो एक मंथ में कुछ लोन पे करेगा, फिर दूसरे मंथ में, फिर तीसरे मंथ में, जहाँ पर सीरीज हो उसको हम कहते हैं कंटिन्यू गारंटी। मीन्स कि उनकी जो गारंटी होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। गारंटी के टू टाइप्स होते हैं, एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी जो अभी हमने देखी, जहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी सीरीज होती है। मीन्स कि जो उनकी गारंटी है, जो लायबिलिटी है वो पे करने की, वो कंटिन्यूइंग रहती है। और दूसरी होती है ऑर्डिनरी गारंटी, जहाँ पर श्योरिटी इज लायबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, जहाँ पर जो श्योरिटी है वो उसका जो सारा लोन है वो एक ही ट्रांजैक्शन में पे करेगा। श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज लायबिलिटी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। 130, 131 एंड 132 सेक्शंस में ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं जहाँ पर जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। 130 सेक्शन है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। A continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to future transactions by notice to the creditor। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट
or any statement. सो जो कंटिन्यूइंग गारंटी है जो चल रही है वो किसी भी टाइम पर जो श्योरिटी है वो रिवोक कर सकता है। जो वो मंथली ट्रांजैक्शन कर रहा है वो क्रेडिटर को नोटिस देकर अपनी उस गारंटी को रिवोक कर सकता है कि अब आगे वो फर्दर फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं करेगा। मीन्स कि वो अपनी उस कंटिन्यूइंग गारंटी को कैंसिल कर देता है। अब वो फर्दर लायबल नहीं होगा उस ट्रांजैक्शंस के लिए फ्यूचर में। नेक्स्ट है आर्टिकल 131 रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय surety's death. The death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary as revocation of a continuing guarantee so far as regards future transaction. यहाँ पर है कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी चल रही है तो जब श्योरिटी की डेथ हो जाएगी तो वो फर्दर अब लायबल नहीं होगा। मीन्स उसको ऐसा ही समझा जाएगा कि उसका जो कंटिन्यूइंग गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवोक हो गया है। अब वो फर्दर लायबल नहीं होगा। उसकी डेथ के साथ उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई है। Section 132 है liability of two persons primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be surety and other default. Where two persons contract with a third person to undertake a certain liability and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other, the third person not being a party to such contract, the liability of each of such two persons to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract, although such third person may have aware of this. इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जो श्योरिटी है, पहले हमने देखा कि एक बंदा जो है प्रिंसिपल डेप्टर की तरफ से श्योरिटी देता है। यहाँ पर जो है दो श्योरिटीज होंगे। इसमें है कि जब दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक थर्ड पर्सन से, उसके साथ साथ वो जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। मीन्स के वो जो दो श्योरिटीज हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर तुमने डिफ़ॉल्ट किया तो मैं उसके लिए लायबल हूँगा। तो जो थर्ड पार्टी है जो क्रेडिटर है उसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता। अगर वो इससे अवेयर है भी या नहीं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दोनों श्योरिटीज़ हैं उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, एक क्रेडिटर और श्योरिटीज़ के बीच में और दूसरा उन दोनों श्योरिटीज़ के बीच में। अब जब प्रिंसिपल डेप्टर जो है डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो लायबिलिटी जो है पहले फर्स्ट श्योरिटी पे आ जाएगी, और अगर फर्स्ट श्योरिटी भी डिफ़ॉल्ट कर देगा तो लायबिलिटी जो है सेकंड श्योरिटी पर आ जाएगी। मीन्स कि अब वो दोनों लायबल हैं। अब अगर वो दोनों ही डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो जो क्रेडिटर है वो उन दोनों को सू कर सकता है या फिर उन दोनों में से किसी भी एक को सू कर सकता है। अब ये जो फर्स्ट लायबिलिटी और सेकंड लायबिलिटी है ये जो है वो दोनों श्योरिटीज मिलकर अपने कॉन्ट्रैक्ट में अरेंज करेंगे कि हु इज फर्स्ट लायबल फ्रॉम देम, में से पहले कौन लायबल होगा, फिर उसी तरीके से वो उसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 133 discharge of surety by variance in terms of contract. Any variance made without the surety's consent in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor discharges the surety as to the transaction subsequent to the variance. यहाँ पर जो वेरिएंस है मीन्स के चेंजेस, अगर जो प्रिंसिपल डेप्टर है और क्रेडिटर है वो श्योरिटी के कंसेंट के बगैर उसको बगैर बताए कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करते हैं तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जो है श्योरिटी फर्दर अपकमिंग ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल नहीं होगा। श्योरिटी की लायबिलिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है 134 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर. The surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor. यहाँ पर है कि जो श्योरिटी है वो तब अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होगा जब प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर दोनों खुद उसको उस लायबिलिटी से डिस्चार्ज करें, या फिर तब डिस्चार्ज होगा
जब प्रिंसिपल डेप्टर की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो प्रिंसिपल डेप्टर है और जो श्योरिटी है उन दोनों की को एक्सटेंसिव लायबिलिटी थी। मैंने पहले भी डिसाइड किया था कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो जो श्योरिटी है उसकी भी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो जब प्रिंसिपल डेप्टर जो है अब क्रेडिटर को लायबल नहीं रहा तो अब श्योरिटी भी उससे डिस्चार्ज हो गया है। नेक्स्ट है 135 सेक्शन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ गिव्स टाइम टू or agrees not to sue principal debtor. A contract between the creditor and the principal debtor by which the creditor makes a composition with or promises to give time to or not to sue the principal debtor discharges surety unless the surety assents to such contract. यहाँ पर है कि जो श्योरिटी है वो तब भी डिस्चार्ज हो जाएगा जब क्रेडिटर जो है वो प्रिंसिपल डेप्टर से कंप्रोमाइज़ करता है। उन दोनों के बीच में कोई भी डिस्कशन होती है जहाँ पर क्रेडिटर जो है प्रिंसिपल डेप्टर से कंप्रोमाइज़ करता है, उसको और ज़्यादा टाइम देता है अपने लोन को पे करने के लिए या जो भी उसकी लायबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए मज़ीद टाइम देता है और उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें सू नहीं करूँगा। तो अब जो है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर में जो ये डिस्कशन हुई है, जो उन दोनों ने कंप्रोमाइज़ किया है, तो यहाँ पर श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी क्योंकि जो है उन क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में अब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अगर श्योरिटी की कंसेंट के बगैर ये हुआ है तो अब जो श्योरिटी है वो उस लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जो प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर है तो उन दोनों का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और अब सिर्फ प्रिंसिपल डेप्टर जो है उसको लायबल है। नेक्स्ट है सेक्शन 136 surety not discharged when agreement made with third person to give time to principal debtor. Where a contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with a third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged. यहाँ पर है कि अगर जो क्रेडिटर है वो किसी थर्ड पर्सन से ये कहता है कि मैं प्रिंसिपल डेप्टर को टाइम देता हूँ या मैंने टाइम दिया है, वो जो थर्ड पर्सन है वो पार्टी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वो किसी और थर्ड पर्सन से ये बात करता है तो यहाँ पर जो है श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर का जो है डायरेक्टली कुछ भी कांटेक्ट नहीं हुआ, उन दोनों ने कुछ भी तय नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन को ये बात क्रेडिटर ने कही है, तो तब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, वो लायबल है पे करने के लिए। सेक्शन 137 है क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी made forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provision in the guarantee to the contrary, discharge the surety. इसमें है कि अगर जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर कैन फाइल चार्जेस और पेनल्टी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर बट ही डिड नॉट डू दिस, वो उस पर केस फाइल नहीं करता प्रिंसिपल डेप्टर पर, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि श्योरिटी की लायबिलिटी जो है डिस्चार्ज हो गई है। ऐसा नहीं होगा। अगर क्रेडिटर किसी भी वजह से देर करता है या फिर उसे टाइम देता है या किसी भी वजह से वो उस पर केस फाइल नहीं करता, तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि वो डिस्चार्ज हो गए। उसके बाद वो कभी भी उन पर केस कर सकता है और श्योरिटी जो है अभी तक लायबल है जब तक प्रिंसिपल डेप्टर लायबल है। उसके बाद है सेक्शन 138 रिलीज ऑफ वन co-surety does not discharge others. Where there are co-sureties, a release by the creditor of one of them does not discharge the others, neither does it free the surety so released from his responsibility to the other sureties. इसमें है कि अगर co-sureties है, एक से ज़्यादा sureties है और जो क्रेडिटर है उन सब में से किसी एक को निकाल देता है, तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि जो बाकी सारे श्योरिटीज हैं उनकी लायबिलिटी भी डिस्चार्ज हो गई है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो अदर श्योरिटीज है वो अपना पार्ट परफॉर्म करेंगे और वो लायबल है अपना पार्ट परफॉर्म करने के। नेक्स्ट है सेक्शन 139
Discharge of surety by creditors act or omission impairing surety's eventual remedy. If the creditor does any act which is inconsistent with the rights of the surety or omits to do any act which his duty to the surety requires him to do, and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged. इसमें है कि अगर क्रेडिटर जो है वो कोई ऐसा एक्ट करता है जो श्योरिटी के राइट के अगेंस्ट है, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो उसे करना था लेकिन वो नहीं करता, ओमिशन कर देता है, तो यहाँ पर जो श्योरिटी की रेमेडी है वो भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल डेप्टर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो श्योरिटी भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्रेडिटर ने है उसने अपना जो पार्ट है वो परफॉर्म नहीं किया। उसको जो एक्ट करना था ही मस्ट परफॉर्म बट ही डिड नॉट, सो देयर इज क्रेडिटर्स ओमिशन। तो ऐसी सूरत हाल में श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 140 राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। Where a guaranteed debt has becomes due or default of the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place, the surety upon payment or performance of all debt he is liable for is invested with all the rights which the creditor had against the principal debtor। यहाँ पर है कि उन तीनों पार्टीज में क्रेडिटर, श्योरिटी और जो प्रिंसिपल डेप्टर है उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ था। श्योरिटी ने जो है गारंटी दी थी क्रेडिटर को कि अगर जो प्रिंसिपल डेप्टर है वो डिफॉल्ट कर जाएगा तो मैं उसके बिहाफ पर इसको पूरा करूंगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर गारंटीड डेप्ट जो है वो अनपेड है, मीन्स के प्रिंसिपल डेप्टर ने डिफॉल्ट किया है, तो अगर उसके डिफॉल्ट करने पर श्योरिटी ने वो पे किया है तो उसके बाद ये होगा कि अब प्रिंसिपल डेप्टर जो है पहले क्रेडिटर को लायबल था, उसको जो है उसको पैसे देने थे, लेकिन उसके बाद जब श्योरिटी ने पे कर दिए हैं तो आफ्टर डेट प्रिंसिपल डेप्टर इज लायबल टू श्योरिटी। अब जैसे वो क्रेडिटर को वो पे करने के लिए लायबल था, अब वो श्योरिटी को वो पैसे वापस देने के लिए लायबल है। और नेक्स्ट है सेक्शन 141 श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such security or not, and if the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of the security। सेक्शन 141 में ये कहा गया है कि अगर जो प्रिंसिपल डेप्टर है वो क्रेडिटर को एज ए सिक्योरिटी कोई चीज या कोई पैसे देता है, कुछ भी एज ए सिक्योरिटी उसके पास रखता है, और जो क्रेडिटर है वो उस सिक्योरिटी को रिसीव करता है और जो क्रेडिटर है वो बाद में उस प्रिंसिपल डेप्टर को वो जो सिक्योरिटी है वो वापस कर देता है, उसको जब रिटर्न कर देगा तो श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। और इसके बारे में अगर श्योरिटी जानता है या नहीं जानता उसके बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मीन्स के प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर ने हमने पहले भी देखा था कि अगर आपस में कुछ भी तय कर दिया है तो तब श्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही अगर प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर जो है वो आपस में कोई सिक्योरिटी वो रिसीव करते हैं या रिटर्न कर देते हैं तो यहाँ पर श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 142 गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड। Any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid। यहाँ पर है कि कोई भी गारंटी अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन दी गई है, मीन्स के क्रेडिटर ने वो मिसरिप्रेजेंटेशन से हासिल की है, तो जिसमें जो है मटेरियल पार्ट जो है वो प्रॉपर ही नहीं है उसकी ट्रांजैक्शन का, तो ऐसी जो गारंटी है वो इनवैलिड होगी। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज 143 गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इनवैलिड।
Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid. इसमें भी यही है कि ऐसी गारंटी जिसमें कंसीलमेंट हो, मीन्स के कुछ छुपाकर हासिल की गई हो, क्रेडिटर इज अवेयर अबाउट फैक्ट बट हाइड, वो जो है खामोश होता है, चुप रहता है, कुछ भी छुपा कर जो है गारंटी हासिल करता है, तो ऐसी गारंटी भी इनवैलिड होगी. Next is 144 section guarantee on contract that a creditor shall not act on it until co-surety joins, where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety. The guarantee is not valid if that other person does not join. इसमें है कि जो एक बंदा है वो गारंटी देता है इससे कॉन्ट्रैक्ट पर, और उसमें ये होता है कि क्रेडिटर जो है तब तक कोई काम नहीं करेगा जब तक कि कोई आके को श्योरिटी नहीं बन जाता. अगर कोई बंदा आकर ज्वाइन नहीं करता तो गारंटी को वैलिड नहीं समझा जाएगा. Next section is 145 implied promise to indemnify surety. In every contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee but no sums which he has paid wrongfully. इसमें है कि हर उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है एक इम्प्लॉयड प्रॉमिस होता है कि जो प्रिंसिपल डेप्टर है वो लायबल है श्योरिटी को कंपनसेट करने के लिए, मीन्स के श्योरिटी ने जो भी उसके लिए पे किया है वो उसको बाद में रीपे करेगा, उसको कंपनसेट करेगा. इंडेमनिफाई मीन्स टू कंपनसेट, तो उसको कंपनसेट करना जरूरी है, और जो श्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेप्टर से वो रिकवर करने का इंटाइटेड है, वो उससे रिकवर करवा सकता है जो भी सम उसने राइटफुली पे किया है, लेकिन वो सम वो रिकवर नहीं करवा सकता जो उसने रॉन्गफुली पे किए हैं. तो हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक इम्प्लॉयड प्रॉमिस होता है. जरूरी नहीं होता कि एक्सप्रेसली एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, उसको एक्सप्रेसली कहा गया हो कि तुम मेरे श्योरिटी हो तो मैं तुम्हें बाद में पे करूंगा. ऐसा कुछ तय ना भी किया हो फिर भी एक यहाँ पर इम्प्लॉयड प्रॉमिस होता है कि श्योरिटी ने जो भी उसके लिए पे किए हैं वो बाद में उसको रीपे करने हैं. 146 एंड 147 जो सेक्शन है वो राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज है. सेक्शन 146 है को श्योरिटीज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली वेयर टू और मोर पर्सन्स आर को श्योरिटीज फॉर द सेम डेब्ट और ड्यूटी आइदर जॉइंटली और सेवरली and whether under the same or different contracts and whether with or without the knowledge of each other. The co-sureties in the absence of any contract to the contrary are liable as between themselves to pay each an equal share of the whole debt or of that part of it which remains unpaid by the principal debtor. इसमें राइट टू कंट्रीब्यूट इक्वली को डिस्क्राइब किया गया है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा बंदे को श्योरिटीज बनते हैं एक ही सेम डेट और उसी ड्यूटी के लिए, और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाहे एक कॉन्ट्रैक्ट हो या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, और उन सब को श्योरिटीज को इसके बारे में पता हो या ना पता हो, और इसके बारे में भले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया हो फिर भी वो एक दूसरे के लायबल है, मीन्स के वो सब लायबल है कि वो जो सारे पैसे हैं वो खुद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो एक दूसरे को इक्वल पे करेंगे, और जो प्रिंसिपल डेब्टर का अभी अनपेड है मीन्स उसने नहीं पे किया गया उस हिस्से को भी वो बाद में वैसे ही इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लास्ट सेक्शन है 147 liability of co-sureties bound in different sums. Co-sureties who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limits of their respective obligations permit. यहाँ पर जो है राइट अगेंस्ट को-sureties में राइट टू कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट सम्स को डिस्क्राइब किया गया है. ये बताया गया है कि अगर को-sureties के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो लिमिटेशंस को फिक्स कर देते हैं पहले ही, तो दे विल लायबल इक्वली फॉर द मैक्सिमम लिमिट्स फिक्स्ड बाय द को-sureties. अब जो उन सब ने जो लिमिट्स फिक्स की है उसी तरह से वो
श्योरिटीज में सारा सम पे होगा। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी को श्योरिटीज है, तो उन तीनों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो पहले से ही तय कर दिया है कि ए का 20% होगा, बी का भी 20% होगा और सी का जो है 60% होगा। तो बाद में वो वैसे ही कंट्रीब्यूट करेंगे, मीन्स कि अब उनके डिफरेंट सम्स हो गए हैं। सी को 60% मिल गए हैं और बी और ए जो है वो ओनली 20% के लायबल है। तो ये कोश्योरिटीज आपस में मिलकर भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो 146 के अकॉर्डिंग उन सबको इक्वली अपना हिस्सा मिलेगा। That's all. Thank you so much for watching और आगे के और सेक्शंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।